हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग यूपी रेवेन्यू कोड। ये यूपी रेवेन्यू कोड की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और इसके साथ साथ आज की क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे जो हमें आगे की क्लासेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बट इस एक्ट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपी हायर जुडिशरी में एंड यूपी लोअर जुडिशरी में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम इस एक्ट पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज प्रोवाइडेड अंडर द यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1916। और हमें एक्सप्लेन करना है म्यूनसिपैलिटी को इसके अंदर। तो आप ऐसा ना सोचो कि इसके अंदर और भी क्वेश्चन थे जिसको हमने डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं है। वो सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ उस टॉपिक को रखा है जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। हमने इस पूरे क्वेश्चन को जिस सीक्वेंस में हमने पूरे क्लास को कवर किया है उसी सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है। तो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे था, हमने इसको सबसे ऊपर रखा है। बट इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन में जो और भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो उस टॉपिक से रिलेटेड थे, उस टॉपिक के साथ हमने उस क्वेश्चन को वहाँ पर रखा हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस आउट कर दिया है। सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यूपी लोअर जुडिशरी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर यूपी हायर जुडिशरी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम इसमें एक एक करके सभी टॉपिक वाइज समझते चलेंगे। जैसे म्यूनसिपैलिटी है, फिर उसका कंपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पावर्स, फंक्शन, ड्यूटीज, ऐसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं एक बार में सारे टॉपिक्स को हम एक जगह कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पहले कवर करें फिर दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं अलग टॉपिक से, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हौच पौच भी हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमने सिर्फ टॉपिक वाइज ही सारे क्वेश्चन को अरेंज किया है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है म्यूनसिपैलिटी क्या होती है। तो इसके रिगार्डिंग हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसका डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंडर में। सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंडर प्रोवाइड किया गया कि म्यूनसिपैलिटी क्या होगी। तो म्यूनसिपैलिटी जो कि प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 243 के अंडर में, वो म्यूनसिपैलिटी है आर्टिकल 243 तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे सेक्शन 2 क्लॉज 9 को और उसके बाद आप मेंशन करोगे आर्टिकल 243 क्लॉज पी को, आर्टिकल 243 कैपिटल पी को, सॉरी क्लॉज पी नहीं है यहाँ पे, कैपिटल पी है ये। तो आर्टिकल 243 कैपिटल पी प्रोवाइड करता है डेफिनेशन पार्ट का कि यहाँ से हमारा म्यूनसिपैलिटी का चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले जो हमारा चैप्टर है वो पंचायत राज से रिलेटेड है और आर्टिकल 243 पी से स्टार्ट होता है म्यूनसिपैलिटी का चैप्टर। और इसके अंदर डेफिनेशन क्लॉज प्रोवाइड किया गया है और इसके अंदर वेरियस डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो इसके क्लॉज ई के अंदर प्रोवाइड किया गया है हमारा डेफिनेशंस म्यूनसिपैलिटी का। और क्लॉज ई के अंदर क्या डिफाइन किया गया है कि म्यूनसिपैलिटी वो एरिया होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा आर्टिकल 243 क्यू के अंडर में। तो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 क्यू। तो इस आर्टिकल के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उसे म्यूनसिपैलिटी बोलेंगे। और इसके रिगार्डिंग कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि पंचायत, नगर पंचायत के किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है, किस बेसिस पे इनको बाइफरकेट किया गया। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई थी। तो हम यहाँ पर फिर से उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करने हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ क्या क्या आंसर में आपको पॉइंट मेंशन करना है वो सारे पॉइंट्स आप अपने नोट करते चलो अपने साथ साथ में, जिससे आपको जब आप इन आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपको इन आंसर्स को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से इस आंसर को अटेम्प्ट करना है। तो म्यूनसिपैलिटी से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों प्रोविजंस मेंशन करने हैं और इसके अंदर आप फर्दर मेंशन कर सकते हो कि म्यूनसिपैलिटी को ऐसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इसमें आप कंपोजिशन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 9 के अंडर में। तो डायरेक्ट आपको कंपोजिशन पे आने से पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया देना होगा कि म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा और इसके लिए आपको प्रोवाइड करना होगा सेक्शन 3 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूट होता है सेक्शन 3 कैपिटल ए के अंडर में। तो पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है,
तो उसके रिगार्डिंग पहले आप सेक्शन 3A एक्सप्लेन करोगे और उसके अंडर आप बताओगे कि म्यूनसिपैलिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रही। फिर आप सेक्शन 9 के अंडर बताओगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसके कंपोजिशन के रिगार्डिंग आप बताओगे कि सबसे पहले हमारे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं म्यूनसिपैलिटी के, और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर्स कैसे होंगे, तो कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, वो सारे प्रोसीजर में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके कंपोजिशन में आपको बताना है कि सबसे पहले हमारे आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, और फिर उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स के बाद आते हैं इसके अंडर हमारे कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होंगे, तो जो एमएलए होते हैं उस एरिया के, जो उस एरिया के एमपी होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, या फिर जो राज्यसभा के एमपी होते हैं, तो वो सभी मेंबर्स आते हैं जो कि एमएलए हैं, एमपी है या फिर एमएलसी हैं, वो सभी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। उसके बाद कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये मेंबर्स भी होंगे। और इन सबको चेयर कौन करेगा, तो इन सबको चेयर करने के लिए एक प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाएगा। तो ये सभी लोग मिलकर म्यूनसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। तो आपको इतना पॉइंट इसके अंदर आपको बताना होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज प्रोवाइडेड अंडर द यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1916 कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो आपको कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कैसे कौन कौन लोग होंगे इसके अंडर में, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज प्रोवाइडेड अंडर द यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट म्यूनिसिपल एरिया। तो म्यूनिसिपल एरिया प्रोवाइड किया गया आपको सेक्शन 2(9) कैपिटल ए के अंडर। तो हमारा सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लॉज है, और इसके अंदर डिफाइन किया गया म्यूनिसिपल एरिया। और म्यूनिसिपल एरिया क्या होता है, तो उस म्यूनिसिपैलिटी का टेरिटोरियल एरिया को हम म्यूनिसिपल एरिया बोलते हैं। तो जहाँ के एक एरिया के अंडर एक स्पेसिफिक एरिया है, तो ये म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है, ये टेरिटोरियल एरिया है, तो इसको ही म्यूनिसिपल एरिया बोलेंगे। कि इसके अंदर जो भी लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस एरिया में जितने भी लोग आते हैं वो सब म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएंगे, उस एरिया को हम म्यूनिसिपल एरिया बोलते हैं। अब ये म्यूनिसिपल एरिया डिसाइड कैसे किया जाएगा, तो ये म्यूनिसिपल एरिया डिसाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नर होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि ये एरिया अब से हमारा म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा, ये एरिया म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये गवर्नर डिक्लेयर करते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको डिक्लेरेशन किस के अंडर मिलेगा, सेक्शन 3 के अंडर। डिक्लेरेशन सेक्शन 3 के अंडर प्रोवाइड किया गया है। और आर्टिकल 243Q के अंडर जो गवर्नर है डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेशन सेक्शन 3 के अंडर किया जाता है, बट जो गवर्नर का पावर है वो गवर्नर को पावर दिया गया आर्टिकल 243Q के अंडर में। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि जो गवर्नर इसको डिक्लेयर करेंगे, बट कैसे करेंगे ये प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 243Q के अंडर में। और इसका प्रोसीजर कैसा है, तो उसके प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपको सेक्शन 4 मिल जाएगा। तो सेक्शन 4 में प्रोवाइड किया गया इसका प्रोसीजर। और प्रोसीजर क्या है, तो पहले आपको एक नोटिफिकेशन में पब्लिश करना है, और उसके पब्लिकेशन के बाद से उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाएगा। अगर उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद या फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर जो गवर्नर है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एरिया म्यूनिसिपल एरिया है। और उसको डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो इफेक्ट आपको मिलता है सेक्शन 5 के अंडर में। तो इफेक्ट क्या होगा कि इस एरिया को अब म्यूनिसिपल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, तो इस पर अब हमारा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट अप्लाई होगा, और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे इलेक्शन होगा, और वहाँ के लोग इसके अकॉर्डिंगली गवर्न किए जाएंगे। तो आपको ये सारे सेक्शन इसके अंडर मेंशन करने हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन 3 बताना है कि सेक्शन 3 में डिक्लेयर किया जाएगा, और कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, आर्टिकल 243Q के अकॉर्डिंग गवर्नर डिक्लेयर करेंगे, वहाँ से उनको पावर डेराइव होती है। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर आपको सेक्शन 4 के अंडर मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 4 एक्सप्लेन करना है। और फिर अगर किसी एरिया को म्यूनिसिपल एरिया डिक्लेयर कर दिया जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सेक्शन 5 के अंडर प्रोवाइड किया गया है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है इसके अंडर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है मेंशन करने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज प्रोवाइडेड अंडर द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट। और इसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है, म्यूनिसिपल काउंसिल को एक्सप्लेन करना है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल डिफाइन कहाँ है, सेक्शन 2 क्लॉज 9B के अंडर में। तो म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होते हैं, तो म्यूनिसिपल काउंसिल के रिगार्डिंग हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अब किसी भी एरिया के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल होगा, नगर पंचायत होगा या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो ये प्रोवाइड किया गया आपको आर्टिकल 243Q के अंडर में। तो वहाँ से ही आपको एक्सप्लेन करते हुए आना है। सबसे पहले आप बताओगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंडर डिफाइन किया गया है, 2 क्लॉज 9B के अंडर डिफाइन किया गया कि म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होता है,
और इसके अंडर क्या डिफाइन किया गया है कि आर्टिकल 243Q। तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंडर में आपको जब भी आप म्यूनसिपैलिटी का डिस्कशन करोगे तो उसमें आपको आर्टिकल 243Q का मेंशन जरूर मिलेगा। तो कि जैसा कि प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 243Q के अंडर में। अब इसका कंपोजिशन के रिगार्डिंग सेक्शन 3 कैपिटल A है। तो आपको ये सेक्शन मेंशन करना है कि किसी भी म्यूनिसिपल काउंसिल को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ पे अप्लाई होता है, तो अगर कोई अर्बन एरिया है बट वो स्मॉलर अर्बन एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है कि जैसे मेट्रो सिटीज़ की जैसे, बट वहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है गाँव के कंपेयर में, तो उसे वैसे एरिया को हम स्मॉलर अर्बन एरिया बोलते हैं और वहाँ पे हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल अप्लाई होता है और वहाँ पे हमारा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने आपको ऑलरेडी इसका पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि म्यूनिसिपैलिटी के पावर्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। वो सारे पावर्स फंक्शन ड्यूटीज आप अपने आंसर में बस याद करके लिख देना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं है। नेक्स्ट हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। सिमिलर है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। 2003 में पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा हु आर इंटाइटल टू वोट एट द टाइम ऑफ म्यूनिसिपल इलेक्शन। तो अब कौन कौन पर्सन है जो म्यूनिसिपल इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, किसके पास राइट है। तो ये आपको मिलेगा सेक्शन 13 कैपिटल ई। सेक्शन 13 कैपिटल ई प्रोवाइड करता है राइट टू वोट के रिगार्डिंग। इसके अंदर प्रोवाइड किया गया कि कौन वोट कर सकता है। तो इसके अंदर वो सभी पर्सन वोट कर सकते हैं जो 18 ईयर्स एंड अबव है, उस म्यूनिसिपल एरिया के अंडर रहते हैं और उनका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट में है, तो वो सभी वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी प्रोवाइड किया गया है कि कौन कौन वोट नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर आपको सेक्शन 13E क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है कि कौन वोट नहीं कर सकता है। तो आपको वो भी एक्सप्लेन करना है, जैसे कि उसमें प्रोवाइड किया गया जो सेक्शन 12D एंड 13D के अंडर डिस्क्वालीफाइड हैं वो सब पर्सन वोट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ें पॉइंट आउट करनी होगी कि यहाँ पे क्वेश्चन भले ही पूछा गया कौन वोट कर सकता है, तो वो सभी पर्सन भी वोट नहीं कर सकते हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड है। तो आपको ये भी पॉइंट मेंशन करना होगा, सिर्फ आप सेक्शन 13E मेंशन करके नहीं छोड़ सकते हो। इसके साथ साथ आपको इसके अंडर मेंशन करना है सेक्शन 12C। सेक्शन 12C प्रोवाइड करता है कि कौन कौन मेंबर्स वोट करने के लिए क्वालिफाइड हैं, तो उसकी क्वालिफिकेशंस भी आपको प्रोवाइड करनी है। और सेक्शन 12D भी मेंशन करना है। 12D प्रोवाइड करता है कि किन किन केसेज में आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है, कब कब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो ये तीनों प्रोविज़न आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज प्रोवाइडेड अंडर द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट। और हमारा इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, करप्ट प्रैक्टिस। तो करप्ट प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आपको डेफिनेशन मिलेगा या फिर एक्सप्लेनेशन मिलेगा सेक्शन 28 के अंडर। सेक्शन 28 एक्सप्लेन करता है कि करप्ट प्रैक्टिस के अंडर क्या आता है। तो आप किसी भी तरीके का फ्रॉड कमिट कर रहे हो या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कोअर्जन कर रहे हो, किसी भी तरीके का ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि अलाउ नहीं किया गया है लॉ के द्वारा, और आप वोट लेने के लिए किसी भी तरीके का ऐसा एक्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको करप्ट प्रैक्टिस के अंडर आती है। इसके अंडर आपको इंड्यूसमेंट भी आता है, एबेटमेंट भी आता है, थ्रेट भी आता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी करप्ट प्रैक्टिस के अंडर आती हैं। तो आपको पहले वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप सेक्शन 28 एक्सप्लेन करोगे और फिर इसके बाद आप इसके अंडर सेक्शन 27 मेंशन करोगे कि अगर इससे कोई करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो फिर उसका क्या होगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो सेक्शन 27 को आप मेंशन करते हुए एक्सप्लेन करोगे कि अगर कोई पर्सन है जो करप्ट प्रैक्टिसेज में इन्वॉल्व है और डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ये प्रूव हो जाता है कि ये जो पर्सन है करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज प्रोवाइडेड अंडर द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। अब म्यूनिसिपैलिटी को डिजॉल्व किया जा सकता है क्या? तो म्यूनिसिपैलिटी को डिजॉल्व कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? तो ये दिया है आपको सेक्शन 30 के अंडर में। तो सेक्शन 30 प्रोवाइड करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, जिस पर्पज़ के लिए इसको क्रिएट किया गया था वो पर्पज़ ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर वो म्यूनिसिपैलिटी को डिजॉल्व कर सकती है।
या फिर अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे ऐसा लगता है कि ये जो म्यूनसिपैलिटी अपने पावर का अब्यूज कर रही है, जो पावर दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है अपने पावर्स को, तो भी ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो म्यूनसिपैलिटी को डिजॉल्व कर दे। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे इसके अंडर में। फिर नेक्स्ट आता है इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। तो कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिला है सेक्शन 31 कैपिटल ए के अंडर में। तो सेक्शन 31 कैपिटल ए के अंडर क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो ऑफिस है उसको खाली कर दिया जाएगा, वैकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा, जितने भी मेंबर्स हैं सभी वहाँ के अब मेंबर नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ जो भी मेंबर्स अब नहीं रहे हैं तो उनके जो भी फंक्शंस थे उसको एक्सरसाइज करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी अदर पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। और वो सारे पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज जो भी है अभी तक जो मेंबर्स इंजॉय कर रहे थे म्यूनसिपैलिटी की, वो सारी चीज़ें अब एक्सरसाइज कर सकता है वो मेंबर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। और वो कब तक कर सकता है? तो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए और नए जो भी म्यूनसिपैलिटी काउंसिल होगा उसको इलेक्ट होके आ जाना चाहिए। तो ये सारी पावर्स, ड्यूटीज चली जाएंगी उस पर्सन के पास जब तक कि नया इलेक्शन हो नहीं जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो यहाँ भी आपको फिर से सेक्शन 31 कैपिटल ए एक्सप्लेन करना है। तो आप ये देख सकते हो कि लोअर जुडिशरी हो या फिर हायर जुडिशरी में सिमिलर तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और एक ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले रहे हो तो फिर ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आप अगर 150 मार्क्स का हमारा जो लोकल लॉ है इसमें आप आराम से 120 तक स्कोर कर सकते हो। तो आप इन सारे क्वेश्चंस पे पहले फोकस करो। जब ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप जो रिमेनिंग नोट्स बचते हैं हमारे आप उसको रेफ़र कर लो। आई प्रॉमिस यू कि उस नोट से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा अगर आप उस सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर ले रहे हो। नोट्स में जितने भी टॉपिक्स आपको मिले हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को आप अगर अच्छे से कवर कर ले रहे हो तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो म्यूनसिपैलिटी है डिजॉल्व कैसे होगी। अब आ जाता है कि मेंबर्स को रिमूव कैसे किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि मेंबर्स को रिमूव करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये पावर कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइड की गई है? तो ये पावर प्रोवाइड की गई है सेक्शन 40 के अंडर में। तो सेक्शन 40 प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स को जो भी हैं उनको रिमूव कर सकती है। तो अब कब कब रिमूव कर सकती है? तो इसके ग्राउंड भी आपको सेक्शन 40 के अंडर मिलेंगे। तो आपको वो सारे ग्राउंड्स मेंशन करने हैं। तो जैसे कि हम आपको कुछ ग्राउंड्स बता दे रहे हैं जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि इसमें सबसे पहला ग्राउंड था हमारा कि जो मेंबर है वो लगातार 3 मीटिंग में नहीं आता या फिर 3 महीने में नहीं आता है, 3 महीने तक नहीं आता है। तो इनमें अगर दोनों में से अगर कोई एक अप्लाई करना है तो जो भी इसमें लॉन्गर पीरियड होगा वो अप्लाई होगा। अगर मीटिंग अगर 1 महीने में 3 मीटिंग हो जा रही है तो आप ऐसा नहीं कि उसको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दोगे, आपको उसको 3 महीने का टाइम देना होगा। या फिर अगर 4 महीने में 3 मीटिंग होती है तो चौथे महीने में वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो जो भी लॉन्गर पीरियड होगा वो अप्लाई होता है। तो ऐसे कुछ और भी ग्राउंड्स है जैसे कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है सेक्शन 12D एंड सेक्शन 13D के अंडर में, तो वो भी आप उसको हटा सकते हो। या फिर उसने कोई पर्सनल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया म्यूनसिपैलिटी के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में, या फिर वो म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट वो किसी केस में अपीयर हो रहा है एज लीगल प्रैक्टिशनर। तो ऐसे वेरियस ग्राउंड प्रोवाइड किए गए हैं इसके अंडर में। तो वो सारे ग्राउंड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सर्कमस्टांसेज ऑन विच प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी मे बी रिमूव्ड। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें सेक्शन नंबर अलग हो जाता है। इसमें सेक्शन नंबर 48 अप्लाई होता है। बाकी आपको जो ग्राउंड्स मिलेंगे ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड मिलेंगे। आपको 8 या 9 ग्राउंड तो सिमिलर ग्राउंड्स हैं, बट उसमें कुछ एडिशनल ग्राउंड सेक्शन 48 के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उन एडिशनल ग्राउंड्स को भी इसके अंडर जरूर से मेंशन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी डैट मस्ट बी डिस्चार्ज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। तो ये प्रोवाइड किया गया आपको सेक्शन 50 के अंडर में। सेक्शन 50 प्रोवाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी होते हैं उनको कौन कौन से फंक्शंस को डिस्चार्ज करने हैं म्यूनसिपैलिटी के। तो वहाँ से आप उस लिस्ट को रेफ़र कर सकते हो। और उसके अंदर साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना है सेक्शन 51। सेक्शन 51 में एडिशनल ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो आपको वो सारी ड्यूटीज़ भी मेंशन करनी है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपैलिटी होते हैं वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। तो मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी आपको सेक्शन 60A के अंडर प्रोवाइड की गई है और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको कौन कौन से प्रोविज़न को फॉलो करना है, अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं, आपको वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 प्रोवाइड करता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय ऑफिसर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। तो एक्विजिशन ऑफ लैंड के रिगार्डिंग प्रोविज़न आपको मिलता है सेक्शन 117 के अंडर में, और सेक्शन 117 प्रोवाइड करता है कि अगर कोई म्यूनसिपैलिटी है उसे कोई लैंड वगैरह एक्वायर करना है तो फिर वो लैंड कैसे एक्वायर करेगी। तो वो पहले स्टेट गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल देगी कि उसे ये लैंड चाहिए, इस पर्पज़ के लिए चाहिए, अपना सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस लैंड को एक्वायर करेगी। कैसे करेगी, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसको एक्वायर करके फिर म्यूनसिपैलिटी को ट्रांसफ़र करेगी, और इसका प्रोसीजर आपको सेक्शन 117 के अंडर मिल जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके अंडर एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी टू इम्पोज टैक्स। तो म्यूनसिपैलिटी का टैक्स इम्पोज करने का पावर दिया हुआ आपको सेक्शन 128 के अंडर में। इसको हमने क्लास में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि म्यूनसिपैलिटी कब कब टैक्सेज इम्पोज कर सकती है, कौन से टैक्सेज इम्पोज कर सकती है। तो ड्रेनेज टैक्स हो सकता है, बिल्डिंग टैक्स हो सकता है, वाटर टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, तो और वेरियस अदर टैक्सेज हैं। जो भी म्यूनसिपैलिटी को सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स आपके ऊपर अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द टैक्सेज विच कैन बी इम्पोज्ड बाय अ म्युनिसिपल बोर्ड, व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, आंसर गिविंग रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट। तो ये हमारा हायर जुडिशरी का क्वेश्चन है। तो हमने तो देख लिया कि म्यूनसिपैलिटी कौन कौन से टैक्सेज इम्पोज कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेक्शन 128 मेंशन कर दोगे। अब इसका प्रोसीजर के रिगार्डिंग कहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो इसका प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 131 टू सेक्शन 135 के अंडर में। तो आप उन सारे सेक्शंस को भी इसके अंडर मेंशन करोगे। तो जैसे कि सबसे पहले आप मेंशन करोगे सेक्शन 131। सेक्शन 131 बात करता है कि सबसे पहले आपको एक प्रिलिमिनरी प्रपोजल देना है। म्यूनसिपैलिटी एक प्रिलिमिनरी प्रपोजल देगी कि हाँ हम ये प्लान बना रहे हैं, हमको ये टैक्स इम्पोज करना है, और इस पर वो पब्लिश करेगी पहले, और फिर पब्लिश करने के बाद उस पर सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो सेक्शन 132 के अंडर में उन सजेशन ऑब्जेक्शन पे कंसीडर किया जाएगा, और फिर उस पर विचार विमर्श करने के बाद जो भी उनका प्रपोजल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। सेक्शन 133 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको सैंक्शन कर सकती है, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकती है, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको रिटर्न कर देगी फर्दर कंसिडरेशन के लिए कि इसमें और ज़्यादा कंसिडरेशन की ज़रूरत है, इसमें और ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेज करो, और फिर उसको फिर से सबमिट करने के लिए बोल सकती है। तो ये 133 के अंडर पावर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, या जो एब्सोल्यूट अप्रूवल दे सकती है, या फिर अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन के साथ अप्रूवल दे सकती है। अब उसके रिगार्डिंग आप सेक्शन 134 में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जो म्यूनसिपैलिटी है उस एरिया की, जिसने टैक्स लगाने के लिए वो प्रपोजल दिया हुआ था। और जब ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, जब रेजोल्यूशन आ जाता है इसके रिगार्डिंग, तो सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग वो एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, और फिर उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे ये पब्लिश कर दिया जाएगा कि ये अब से ये टैक्स लगने वाला है इस एरिया के अंडर में, और फिर वो टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स द म्युनिसिपल बोर्ड इज एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्स एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। तो ये भी हायर जुडिशरी का ही क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले सेक्शन 128 फिर 131 टू 135 एक्सप्लेन करना होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज प्रोवाइडेड इन द यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट। और क्या हमको एक्सप्लेन करना है, रेगुलेशन ऑफ ऑफेंसिव ट्रेड। तो ऑफेंसिव ट्रेड के रिगार्डिंग प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 245 के अंडर में। सेक्शन 245 प्रोवाइड करता है कि जो म्यूनसिपैलिटी है उसके पास पावर है कि अगर कोई ऑफेंसिव ट्रेड कर रहा है, अगर उसे लग रहा है कि यहाँ से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है, न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, तो फिर वो वैसे ट्रेड को, वैसे प्रैक्टिसेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। वो बोल सकती है कि यहाँ पे इसको बंद करो, और उसके रिगार्डिंग सिमिलर ऑर्डर भी पास कर सकती है। तो यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन 245 अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी रेवेन्यू कोड। तो
तो ये हमारा 2006 का एक्ट है। इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट 29 नवंबर 2012 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 18 दिसंबर 2015। तो एक्चुअली इसकी दो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, एक है हमारी 18 दिसंबर 2015 और सेकेंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसका 11 फेब 2016। तो ये दो इसके इन्फोर्समेंट डेट क्यों हैं? तो इसके कुछ प्रोविजंस थे जो 18 दिसंबर को आए थे। तो कौन कौन से प्रोविजंस थे? सेक्शन 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सेक्शन 233 एंड सेक्शन 234। तो ये सारे जो सेक्शंस थे ये 18 दिसंबर को आए थे और जितने रिमेनिंग सेक्शंस थे वो सभी आए थे 11 फेब को। तो जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी दो पार्ट में आया था कि उसके कुछ प्रोविजंस जो थे वो पहले आ गए थे 26 नवंबर 1949 को और जो रिमेनिंग सेक्शंस थे, जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे वो सभी आए थे हमारे 26 जनवरी 1950 को। तो सिमिलरली इस एक्ट के साथ भी किया गया। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि कुछ प्रोविजंस को पहले लाया जाता है, कुछ प्रोविजंस को बाद में लाया जाता है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इन एक्ट्स के अंडर में ऐसे कुछ बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है को जो वो बॉडीज़ के थ्रू इस एक्ट को गवर्न किया जाएगा। अगर वो बॉडीज़ नहीं होंगी, वो बॉडीज़ अगर नहीं क्रिएट की जाएंगी तो इस एक्ट का कोई रेलेवेंस रहेगा ही नहीं। तो पहले उन बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उनकी पावर, ड्यूटीज, फंक्शंस क्या होंगे और क्या कैसे वो गवर्न करेंगी। तो ये उसके अंडर जो पर्सन्स हैं उनके अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे की जाएगी। तो पहले ये सारे प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो टाइम पहले प्रोवाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट अपने आप को एक टाइम देती है और जब ये टाइमलाइन के अंडर उनको वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो रिमेनिंग प्रोविजंस है वो फोर्स में लेके आते हैं जिसके अकॉर्डिंग उस एक्ट को एप्लीकेबल बनाया जा सके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस एक्ट को दो पार्ट में क्यों लाया गया था, इसके कुछ प्रोविजंस पहले क्यों लाए गए, कुछ प्रोविजंस बाद में क्यों लाए गए। तो ये जो हमारा एक्ट है 2006 का एक्ट है, 2006 का एक्ट है। 2012 में इसको इनैक्ट किया गया था और 2015 में इन्फोर्स किया गया। तो इतना अलग अलग डेट क्यों है, ऐसा क्यों है? तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में। जो बिल था इसके लिए रिगार्डिंग जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में लाया गया था। बट ये जो बिल पास हुई थी 2012 में पास हुई थी। प्रेसिडेंट का एसेंट इसको 2012 में मिला था और ये जो 2015 में इसको ऑफिशियल गैजेट के अंडर पब्लिश किया गया। तो इसके डेट की रिगार्डिंग आपको अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन इसके लिए मिल सकता है देखने में कि इसमें आपको 2015 मिलेगा, 2016 भी मिलेगा, 2012 तो है ही और 2006 का ये कोड है। तो ये हमारा जो कोड है 2006 का कोड है। तो क्या इससे पहले कोई गवर्निंग लॉ नहीं था रेवेन्यू के रिगार्डिंग? तो इससे पहले भी गवर्निंग लॉ थे और कौन सा फिर वो गवर्निंग लॉ था? तो इसके अंडर जो हमारा गवर्निंग लॉ था यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो ये हमारा यूपी JDLR एक्ट हुआ करता था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता जो भी ज़मींदारी के रिगार्डिंग जो लैंड रेवेन्यूज़ थे वो इस एक्ट से गवर्न होते थे। और इसके साथ साथ एक और एक्ट था यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 और ये था हमारा 1950। तो ये जो दो एक्ट थे वो ज़मींदारी एंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी लॉज थे उनसे गवर्न करते थे। तो इन दोनों एक्ट को हटा करके अब हमारा ये रेवेन्यू कोड लाया गया। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ऐसा क्यों किया गया? तो इसका आंसर आपके इस एक्ट के नाम के अंडर ही मिल जाएगा। इस एक्ट का क्या नाम है? ज़मींदारी एबोलिशन। तो इस एक्ट को लाया गया था 1950 में। इसकी इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट है 1951 की। तो अभी से 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस एक्ट को लाए हुए। तो ऐसा तो नहीं ये इनफ टाइम पीरियड था गवर्नमेंट को ज़मींदारी को एबॉलिश करने के लिए,
ऐसा तो था नहीं, गवर्नमेंट अभी भी ज़मींदारी एबॉलिश करती है कि हर दूसरे दिन गवर्नमेंट कहीं के ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर रही है, और ना ही वो कोई लैंड रिफॉर्म भी लेके आ रही है। तो अब जो गवर्नमेंट का जो पर्पस था, जिस ऑब्जेक्ट से इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अचीव्ड हो चुका है। तो इस एक्ट को लाने का जो पर्पस था गवर्नमेंट का, इसके अगर प्रेम्बल को आगे डिस्कस करने वाले, उसके अंदर इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं इस एक्ट को लाया क्यों गया। तो इस एक्ट को लाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है कि ज़मींदारी को एबॉलिश करना था, गवर्नमेंट ने ज़मींदारी एबॉलिश कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स लाना था, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आ गई। तो अब इस एक्ट को कैरी करने का अननेसेसरी कोई रीज़न था नहीं, और इसके बहुत सारे ऐसे भी प्रोविजंस थे जो कि ऑब्सोलीट प्रोविजंस हो गए थे। तो अब इसके हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहला हमारा पॉइंट हो गया कि जो ऑब्जेक्ट था अचीव्ड हो गया, ऑब्जेक्ट अचीव्ड। सेकंड क्या था कि जो भी प्रोविजंस थे कुछ इसके ऑब्सोलीट हो गए थे। तो ऑब्सोलीट प्रोविजंस क्या होते हैं? तो वैसे प्रोविजन जिनका कोई अब काम है ही नहीं। तो जैसे कि ज़मींदारी आपने एबॉलिश किया, तो अब इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे अब उनका कोई काम है नहीं कि अब आपको तो कोई ज़मींदारी एबॉलिश फिर से करनी नहीं है। या फिर आपने जो ज़मींदारी को एबॉलिश किया है तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई कंपनसेशन पे किया उस पर्सन को, तो अब उस पर्सन को आपने जो कंपनसेशन पे किया है तो अब वो कंपनसेशन का प्रोविज़न अननेसेसरी है उस एक्ट के अंडर में। तो अब उससे आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट वहाँ पे अब ये अननेसेसरी का उस एक्ट के अंडर डाला गया है कि अब उसकी ज़रूरत है नहीं, अब आपको कोई कंपनसेशन पे करना नहीं है। सिमिलरली गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए था, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो ये मोर देन एनफ पीरियड था गवर्नमेंट को, जो भी लैंड्स वगैरह थे गवर्नमेंट के पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाने थे। तो गवर्नमेंट को जो भी प्रोविजंस थे उसके रिगार्डिंग अब वो किसी काम के थे नहीं, तो वो ऑब्सोलीट हो चुके थे, एक तरह से अननेसेसरी का बर्डन बन चुके थे। और इसके साथ साथ ये सिर्फ ये 2 एक्ट को नहीं रिपील किया गया, इसके साथ साथ 37 अदर एक्ट्स भी थे। तो वो सभी रेवेन्यू से रिलेटेड ही एक्ट्स थे, तो वो सभी एक्ट्स को भी रिपील किया गया है। तो टोटल 39 एक्ट्स हो गए। तो ये टोटल 39 एक्ट्स को रिपील किया गया था इस एक्ट के आने के बाद। जब हमारा रेवेन्यू कोड आया तो टोटल 39 कोड्स को रिपील किया गया, 39 एक्ट्स को रिपील किया गया। तो उन 39 एक्ट्स में ये 2 एक्ट ये भी थे जो मेजर एक्ट्स थे। तो अब इनको रिपील किया गया, तो क्यों किया गया? क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो कि ब्रिटिश एरा से चले आ रहे थे, जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे वो लॉ अभी भी चले आ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम के लॉ उस टाइम के अकॉर्डिंग बनाया था, और वो अभी के टाइम पे फिट नहीं बैठ रहे थे। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को जैसे जब ज़रूरत लगी कि गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करे, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसके रिगार्डिंग अलग लॉ बना लिया, और कोई अदर एक्टिविटी कर रही है तो उसके रिगार्डिंग अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो उन्होंने कोई अदर लॉ बना लिया। तो सिमिलरली वो टाइम टू टाइम लॉ बनाते गए। तो वैसे सारे लॉज इतने सारे हो गए थे कि, और उसके साथ साथ ये एक दूसरे में अब कॉन्फ्लिक्ट में आने लगे थे। तो अब एक दूसरे से जब ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे तो यहाँ पे इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। तो इनकॉन्सिस्टेंट लॉ, तो जो भी प्रोविजंस थे इस अदर एक्ट्स थे जितने भी सारे, तो इनके बीच में इनकन्सिस्टेंसी देखने के लिए मिलने लगी थी कि एक प्रोविज़न दूसरे से इनकॉन्सिस्टेंट हो रहा है, आप एक के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो तो दूसरे के में अगर दिक्कत आ रही है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट को लगा कि इन सारे एक्ट्स में अगर चेंजेज लाए जाए तो काफ़ी समय जाएगा, और एक अननेसेसरी का बर्डन बनते जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि इसमें ये चेंज करो, इधर से चेंज करो, वो चेंज करो। तो इससे अच्छा है कि इन सारे एक्ट्स को हटा दो और एक नया एक्ट को लेके आओ। और इन सब को हटा के गवर्नमेंट ने कोडिफाई करके एक नया एक्ट लेके आई जिसका नाम दिया गया यूपी रेवेन्यू कोड। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि इस नए कोड को लाने की ज़रूरत क्या थी। तो अब आगे बढ़ते हैं इस एक्ट के अंडर में। तो अब हम इस एक्ट में जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट हुआ करता था। तो ये जो ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट हुआ करता था उससे ही मेन प्रोविजंस इस एक्ट के लाए गए हैं, और जो रेवेन्यू एक्ट था इससे भी कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं। तो ये जो हमारे मेन एक्ट्स थे उससे मेजर चेंजेज लाए गए, और उससे मेजर लॉज जो थे अभी भी इनकॉर्पोरेट किए गए इस एक्ट के अंडर में।
तो क्योंकि ये हमारे मेजर लॉज थे तो इन दोनों एक्ट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी इस एक्ट से मिलेगी, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इन दोनों लॉ में क्या चेंजेज आए हैं, कि हमारा जो रेवेन्यू कोड अब आया है, जो ज़मींदारी एक्ट पहले हुआ करता था, तो उन दोनों से अगर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है या फिर क्या चेंज हुआ है, उस एक्ट के रहने से क्या दिक्कत थी और इस एक्ट में आने से क्या कुछ अच्छा हुआ है। तो वैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन सब का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये 3 रीजन है नए एक्ट को लाने की और उसको रिप्लेस करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि इसके आने से क्या क्या चेंजेज आए हैं, तो उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यूपी ज़मींदारी एक्ट में होता क्या था। क्योंकि हमारा ये जो एक्ट रेवेन्यू कोड है वो इसी एक्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस को, बहुत सारे जो बॉडीज़ थे उनको वैसे के वैसे कंटिन्यू किया गया है। तो कैसे क्रिएट की गई, वो कैसे फंक्शन करती थी, कैसे होता था उस एक्ट के अंडर में, क्योंकि वो पेरेंट एक्ट वही है, उसी एक्ट से इस एक्ट को डेराइव किया गया है। अब वो एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, बट ये पूरे लॉ का बेसिस उसी एक्ट से लिया गया है, तो उस एक्ट को समझना भी ज़रूरी है। तो अब हम एक बार पहले यूपी ज़मींदारी एक्ट समझते हैं। यूपी ज़मींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो ये जो हमारा एक्ट है यूपी ZLR, तो इस एक्ट के अंडर क्या किया था गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और इसके थ्रू उन्होंने सबसे पहले ज़मींदारी को एबॉलिश किया और फिर लैंड रिफॉर्म लेके आई। तो कैसे एबॉलिश किया, तो जैसे कि मोदी जी ने एक दिन आए 2016 में और बोला कि भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद, वैसा ही गवर्नमेंट ने उस टाइम पे भी किया था। उस टाइम क्या किया, यूपी में एक दिन आए गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया कि बस आज से जो भी ज़मींदारी के जितने भी लैंड वगैरह थे, जितने भी लोगों के यूपी में जितनी भी लैंड्स हैं, वो सारी लैंड्स अब गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। अब ये सारी लैंड गवर्नमेंट की लैंड हो गई, अब आपके पास कोई लैंड नहीं है। गवर्नमेंट एक दिन उठी और डिक्लेयर कर दिया। तो अब आप पूछोगे कि ये जो हमारा एक्ट है गवर्नमेंट ऐसे कैसे डिक्लेयर कर सकती है, तो गवर्नमेंट को ऐसा पावर मिला हुआ है। गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिला है, तो गवर्नमेंट को इस एक्ट के अकॉर्डिंग पावर मिला और इस एक्ट को गवर्नमेंट ने डाल दिया था 9th शेड्यूल के अंडर। और 9th शेड्यूल आपको पता ही है, उसके अंडर जो भी लॉ आते हैं उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसके ऊपर आप कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। तो क्या हमारा जो रेवेन्यू कोड है इसके ऊपर भी 9th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो हमारा रेवेन्यू कोड है और हमारा जो 9th शेड्यूल है क्या इन दोनों में भी कोई कनेक्शन है, तो एज सच दोनों में कोई कनेक्शन तो है नहीं। कि जो हमारा रेवेन्यू कोड है वो लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग डील करता है, जबकि हमारा जो 9th शेड्यूल है वो एक तरह से अम्ब्रेला प्रोविजन है, वो एक तरह से प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो 9th शेड्यूल के अंडर अगर कोई एक्ट आ जाता है तो फिर उस एक्ट पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो कि ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, इसके बियॉन्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के बियॉन्ड है, आपको इसके ऊपर किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो वो प्रोटेक्शन आपको 9th शेड्यूल प्रोवाइड करता है। जबकि हमारा जो रेवेन्यू कोड है वो सिंपल लैंड रेवेन्यू से रिगार्डिंग बात करता है। तो ये हमारा 9th शेड्यूल और रेवेन्यू कोड दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में, वो लैंड लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे लैंड लॉज में आपको क्या क्या टैक्सेज गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है इसके रिगार्डिंग है इसके अंडर में। तो ये जो हमारा यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो आया था, इसके आने का पर्पज़ क्या था, तो इसके आने का पर्पज़ सिंपल सा था कि ज़मींदारी को एबॉलिश करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने ज़मींदार इस्टेब्लिश कर रखे थे। कुछ एरिया में नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सब जगह पे ज़मींदारी सिस्टम हुआ करती थी। जबकि सेंट्रल इंडिया के तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे महलवारी सिस्टम मिलता था। MP वगैरह में आपको महलवारी सिस्टम मिलेगा। आप महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में भी आपको महलवारी सिस्टम मिलता था। राजस्थान भी उसी एरिया के अंडर आता था। और वहीं पे अगर महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में आपको रैयतवाड़ी सिस्टम मिलेगा, जिसके अंडर आपको आंध्रा, तेलंगाना, अदर साउथ इंडियन स्टेट्स आते थे, तो वहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम होता था। तो एरिया वाइज वो अलग अलग डिवीज़न हुआ करते थे। तो वैसे ही डिवीज़न सब जगह थे कि जब कॉन्सेप्ट सबका एक था कि आपको टैक्सेज कलेक्ट करने हैं लैंड से रिगार्डिंग, बट वहाँ पे नाम अलग अलग थे। तो पूरे इंडिया में ये सिस्टम चलते आ रहा था। और इसकी ज़रूरत क्या थी, तो इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि कोई भी गवर्नमेंट अगर फंक्शन करेगी तो उसको फंक्शन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। और वो पैसे कहाँ से आएंगे,
तो वहाँ के लोगों से वो टैक्स कलेक्ट करेगी और उसके बेसिस पे वो अपने खर्चे को डिसाइड करेगी कि वो कहाँ पे कैसे खर्च करना है। तो ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उनके पास इतने तो रिसोर्सेज थे नहीं कि वो अपने हर जगह ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सके और अब उनके ऑफिशियल उनसे टैक्स कलेक्ट करे जहाँ भी जो भी लोग हैं उनसे, और वो टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करे। तो उसके रिगार्डिंग ब्रिटिशर ने ये जमींदारी, महालवारी और रैयतवारी जैसे सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया और उसके थ्रू उन्होंने इंटरमीडिएट को अपॉइंट किया कि उन्होंने एक इंटरमीडिएट को एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया कि इस एरिया के जितने भी लैंड से इसके ऊपर आपको जो भी टैक्स कलेक्ट करने की ड्यूटी आपकी है, आप इससे सारे टैक्स कलेक्ट करोगे और सारे टैक्स कलेक्ट करके हमको सबमिट कर दोगे। और ऐसे ही अलग अलग एरिया के लिए उन्होंने अलग अलग इंटरमीडिएट को अपॉइंट कर दिया और उन्हें ज़मींदार बोलने लगे। तो वैसा कुछ सिस्टम चले आ रहा था। तो अब हम वापस यूपी में आ जाते हैं। तो यूपी में ये सिस्टम काफ़ी टाइम से चले आ रहा था। तो उस जब तक तो ब्रिटिशर्स का राज था तब तक ये सिस्टम चला। जब हमारी खुद की सरकार बनी तो इंडिपेंडेंस के बाद जब यूपी में गवर्नमेंट आई तो अब वो एक वेलफेयर स्टेट बन गया था इंडिया उस टाइम तक। तो अब गवर्नमेंट को वेलफेयर देखनी थी पीपल्स की, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनके क्या वेलफेयर है, उनके लिए क्या अच्छा होगा। गवर्नमेंट का मेन फोकस उस पर था। तो गवर्नमेंट को ये सबसे बड़ा अब्यूज ये दिखा ज़मींदारी सिस्टम का कि जो इंटरमीडिएट है वो अननेसेसरी का बर्डन बढ़ा देते हैं वहाँ के लोगों के ऊपर। जैसा कि आपने प्रेमचंद की कहानियों में भी पढ़ा होगा कि जैसा एक पर्सन था कि वो अपने ही लैंड पे टेनेंट बन गया था कि वो एक बार टैक्स देने से डिफ़ॉल्ट कर दिया। जो भी उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया था वो टैक्स वो नहीं पे कर पाया। तो टैक्स पे नहीं कर पाया तो उसके ऊपर एडिशनल टैक्स इम्पोज किए गए और एडिशनल टैक्सेज इतने ज़्यादा बढ़ते गए कि एक टाइम आने के बाद वो खुद के लैंड के ऊपर एक तरह से टेनेंट बन गया। सपोज जैसे कि उसे 1000 रुपये का टैक्स पे करना है, सॉरी यहाँ पे उसे 1000 रुपये का यहाँ पे लैंड का वैल्यू वगैरह मान लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर 10% टैक्स देना है तो उसे 100 रुपये टैक्स देने हैं। तो उस टाइम पे ज़मींदार कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे। तो अब अगली बार जब अगर वो पे करेगा तो वो 1000 रुपये के बजाय 1100 पे टैक्स पे करेगा। तो अब इसका 10% कितना होगा, तो 110 होगा। तो अब ये 110 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे तो अगली बार वो 1210 रुपये पे टैक्स पे करेगा। तो ऐसे ही टैक्सेज बढ़ते जाते थे और एक टाइम ऐसा आ जाता था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ करता था ये अमाउंट बढ़ के डबल हो जाता था, ट्रिपल हो जाता था और ऐसे ही जो पर्सन था वो अपने ही लैंड के ऊपर एक तरह से टेनेंट बन जाता था। तो ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था ऐसे गरीब किसानों का। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि अब इस इंटरमीडिएट को ख़त्म ही कर देते हैं। जो ज़मींदारी सिस्टम चल रही थी उसको ख़त्म करते हैं, जो भी ज़मींदार थे उनसे लैंड्स वापस ले लेते हैं और फिर एक नया सिस्टम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो गवर्न किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग इस एक्ट को लाया गया और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई आज से जितने भी लैंड्स थे अब सारे लैंड्स हमारे हो गए। तो अब ये सारे लैंड्स हमारे हो गए, अब आपका इस पे कोई राइट नहीं है। ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ बोला कि ये सारे लैंड्स जो थे अभी तक जितने भी लैंड्स थे यहाँ पे जिसके पास थे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये सारे लैंड्स हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास इस लैंड की जो भी रिकॉर्ड्स थे, सपोज यहाँ पे लैंड पूरे यूपी के लैंड के रिकॉर्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम इस सब को नल एंड वाइड करते हैं। अब ये रिकॉर्ड्स हम नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट के पास जो भी रिकॉर्ड है अब आज से माना जाएगा कि गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं इन लैंड्स का। अब ये लैंड एग्जिस्टिंग ही नहीं है। अब ये अगर आपको ये लैंड चाहिए, आपको लगता है कि ये लैंड आपका है, तो अब आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके पास ये इस लैंड के डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि इस लैंड के डॉक्यूमेंट आपके पास है, इस लैंड के ऑनर आप हो, तो फिर हम ये लैंड दे देंगे और हम अपना क्लेम इससे छोड़ देंगे। वो लैंड गवर्नमेंट की लैंड नहीं होगी और आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी वो। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा आपको एक ऑप्शन दिया था। तो जैसे कि जब हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसा तो नहीं कहा कि जो अब आपके पैसे थे सारे पैसे हमारे हो गए। आपके पास 500 और 1000 के जो भी पुराने नोट हैं आप मेरे पास लेके आओ और आप वो पुराने नोट आप बैंक में डिपॉजिट करो, उसके बदले आपको नए नोट मिलेंगे या फिर आप जो भी अकाउंट में वो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने तो ये नहीं किया था ना कि ये सारे पैसे जो भी 500 और 1000 के फॉर्म में जो भी आपके पास नोट्स हैं वो सारे नोट अब हमारे हो गए, अब आपके पास ये पैसे नहीं रहेंगे, आप सारे पैसे अब हमें दे दो।
गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने सिंपली क्या बोला कि ये 500 और 1000 के नोट जो आपके पास हैं, अब वो उनकी वैल्यू 0 हो गई है। अब उस वैल्यू का जो भी अमाउंट है आप हमसे आके लेके जाओ और अपना अमाउंट लेके जाओ। अगर आप जस्टिफाई कर दे रहे हो कि आपके पास इतने पैसे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उस नए नोट में आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार है, आपके अकाउंट में इतने अमाउंट डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। तो सिंपल फंडा गवर्नमेंट ने यहाँ भी वही लगाया था। यहाँ ने पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपका ये लैंड है, इसके रिगार्डिंग ये रिकॉर्ड्स है मेरे पास, हम जितने रिकॉर्ड्स से डिस्ट्रॉय करते हैं, आप आओ अपने रिकॉर्ड्स लेके। अगर आप जिसका जितना लैंड है कि अगर ये आया उसने इस लैंड पे अपना ऑनरशिप पोजीशन शो कर दिया, गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया, दिखाया कि हाँ मेरे पास यहाँ पे ये कागज़ है। तो अब तो आप बोल देते हो कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो उस टाइम पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं था। उस टाइम पे आपके कागज़ दिखाना ही था। अगर आप जब कागज़ दिखाओगे तभी आपको वो लैंड मिलेगी। अगर आप कागज़ नहीं दिखा रहे हो तो फिर वो लैंड गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, गवर्नमेंट उस लैंड को अपने पास रख लेगी। तो वहाँ पे आपको कागज़ दिखाने का कंपलसरी था। अगर कागज़ नहीं दिखा रहे हो तो ये लैंड आपका नहीं होगा। जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको बोला कि जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है इस लैंड के, वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ और प्रूव करो कि तुम इसके ऑनर हो और तुम्हारे पास इस लैंड का पोजीशन है, तो फिर ये लैंड हम तुम्हें दे देंगे और तुम इस पर अपना जैसे पहले यूज करते थे वैसे यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा गवर्नमेंट ने इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स किया नहीं था कि अब आपके ऊपर बर्डन डाल दिया था कि अब अपने लैंड्स के जो भी राइट्स है उसको प्रूव करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लैंड्स को अपने पास रख लो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ज़मींदारी को एबॉलिश भी किया था और यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी ला रही थी। अब लैंड रिफॉर्म्स कैसे आ रहे थे तो उसको भी देख लेते हैं। तो भी ये लैंड्स थे, ये सारे लैंड्स गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए कि अब बोला कि अब तो सारे लैंड हमारे हो गए। तो अब जिसको लैंड चाहिए वो अपना ऑनरशिप लेके आए, अपना पोजीशन गवर्नमेंट के सामने रखे और फिर वो अपने लैंड्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो ये एक्सरसाइज करने के टाइम पे गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पता चला कि जैसे कि कितने तरीके के लैंड यहाँ पे कैटेगराइज किए जा सकते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी गवर्नमेंट ने कैटेगराइज की थी वो थी ऑनरशिप प्लस पोजीशन। तो कुछ लैंड्स ऐसे थे जिसके रिगार्डिंग जो लोग आए थे जो क्लेम कर रहे थे उसके पास उनका ऑनरशिप का जो डॉक्यूमेंट्स थे ऑनरशिप के थे और साथ ही साथ उस लैंड का पोजीशन भी उनके पास था। तो उन्होंने क्लेम किया कि इस लैंड का ऑनर भी हम है, इस लैंड का पोजीशन भी हम है, तो ये लैंड हमारी भी होगी। तो वैसे एब्सोल्यूट इनके पास राइट आ जाता है। फिर कुछ लैंड ऐसे भी होते हैं जिसका सिर्फ पोजीशन ही है, नॉट ऑनरशिप। कि कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने पोजीशन तो अपना प्रूव कर दिया बट वो अपना ऑनरशिप नहीं प्रूव कर पाए उस लैंड के ऊपर। तो फिर उन्हें गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, पहले आपके पास अगर ऑनरशिप पोजीशन है तो वही लैंड आपकी हुई, अगर आपके पास सिर्फ पोजीशन है तो आपको भी राइट मिलता है, आप उस लैंड को कंटिन्यू कर सकते हो। जिसके पास ऑनरशिप एंड पोजीशन है उसके पास तो एब्सोल्यूट राइट आ गया, वो जैसे इसको यूज करना चाहे कर सकता है। बट आपके पास पोजीशन है इस प्रॉपर्टी का, तो पोजीशन इज 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप। आपने जूरिस्प्रूडेंस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा। तो यहाँ भी वही अप्लाई होता है कि आप एक्चुअल ऑनर तो नहीं हो बट इस पोजेसरी टाइटल आपके पास है, आपके पास पोजीशन है इस लैंड का, तो हम इस लैंड का पोजीशन आपको अभी भी देते हैं, आप इस लैंड को पोजेस कर सकते हो। जो एब्सोल्यूट ऑनर एक प्रॉपर्टी का राइट एंजॉय करता है उतना तो एंजॉय नहीं कर सकते हो बट इस लैंड को आप एंजॉय कर सकते हो, उसके जितना राइट नहीं बट उससे थोड़ा कम राइट आप इस लैंड के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो इस लैंड का पोजीशन आप अपने साथ रख सकते हो। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी लैंड की थी, जो उसमें ऐसे लैंड्स थे जिसका कोई नाइदर ऑनरशिप नॉर पोजीशन। तो अब कुछ लोग ऐसे आए कि वो बोले कि इस लैंड का ऑनरशिप मेरे पास नहीं है, ना ही पोजीशन है, बट इस लैंड के ऊपर हम एज ए टेनेंट काम करते थे कि इस लैंड पे हम जाते थे और इस लैंड पे जो भी खेती वगैरह होती थी हम उस पर खेती करते थे और इसके कुछ हिस्से जो ऑनर ऑफ लैंड है उसको हम दिया करते थे।
तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो अगर ऐसा सिस्टम चले आ रहा था तो ये सिस्टम हम यहाँ भी अभी भी कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो तुम टैक्स उस पर्सन को दिया करते थे, वैसे टैक्स जब हम तुमसे लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लेंगे तो इनको भी वैसे, यहाँ पे अगर वो टेनेंट थे तो गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर टेनेंट बना लिया और वो गवर्नमेंट के टेनेंट बन के रह गया। तो गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंगली उसको भी राइट दे दिया। और फिर फोर्थ कैटेगरी ऑफ लैंड आया जो किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया गया, नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन। तो ये 4 तरीके से लैंड को कैटेगराइज किया था गवर्नमेंट ने कि कुछ लोग वैसे थे जिन्होंने ऑनरशिप एंड पोजीशन भी क्लेम किया था, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड में था जो लोगों के पास सिर्फ पोजीशन था। थर्ड था कि पोजीशन भी नहीं था, ऑनरशिप भी नहीं था, बट वो टेनेंट उस लैंड पे काम कर रहे थे तो गवर्नमेंट लेसे बन के रह गए उस लैंड पे। और फोर्थ कैटेगरी था जिसको किसी ने क्लेम ही नहीं किया था। तो जिसको क्लेम ही नहीं किया था फिर वो प्रॉपर्टी क्या हुई, तो वो प्रॉपर्टी बन गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब ये क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे लैंड्स को अपने अंडर एक्वायर कर लिए हैं तो अब ये गवर्नमेंट इसको जैसे चाहे यूज कर सकती है, गवर्नमेंट इसको यूज करने के लिए फ्री है अपने अकॉर्डिंगली। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, अब गवर्नमेंट किसी लैंड को अपने पास रख के क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास तो इतने रिसोर्सेज है नहीं कि वो सारे लैंड्स पे खेती करे और फिर जो भी फसल आए उसको बेचे और उसके बाद उस फसल से जो भी बेनिफिट आए फिर लोगों में बांटे। तो ये गवर्नमेंट के लिए तो एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसमें पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन से एरिया है जिस पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, कौन से एरिया है जिस पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने पहले उसको आइडेंटिफाई किया और फिर जिस एरिया पे एग्रीकल्चरल लैंड था जिस पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है उस लैंड को गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि लीज पे दिया जा सके। कोई पर्सन है अगर उसके पास लैंड वगैरह नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसको लीज पे देने की कोशिश की, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास रख के क्या करेगी उस लैंड का, बट अगर वहीं किसी अदर पर्सन के पास जा रहा है तो वो किसी भी तरीके का उस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। अगर वो उस पर अपने फसल को ग्रो करता है तो फिर वो उसको बेचेगा, उससे जो भी इनकम आएगा उससे वो टैक्स वगैरह पे करेगा। तो गवर्नमेंट के पास भी टैक्स आएगा, जो पर्सन है उसके पास भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। बट अगर गवर्नमेंट उसको खाली रखती है तो कुछ टाइम के बाद वो ज़मीन बंजर हो जाएगी और किसी काम भी नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस इसमें क्या था कि वो लाइसेंस के बेसिस पे, अपने लीज के बेसिस पे लोगों को लैंड ट्रांसफ़र करने लगी कि लो तुम इस पर खेती वगैरह करो। और उसके बाद भी अगर कोई लैंड अगर किसी ने नहीं लिया तो फिर गवर्नमेंट में कुछ ऐसे भी लैंड थे जो कि किसी ने क्लेम नहीं किया, जैसे कि अगर कोई शमशान घाट वगैरह है तो वो कोई पर्सन क्लेम तो करता नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो किसी का ये मेरा प्राइवेट शमशान घाट है ऐसा तो होता नहीं है। तो वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। तो वो जो लैंड्स होते हैं उसको नाम दिया गया पब्लिक यूटिलिटी लैंड। ऐसे सारे लैंड्स जो पब्लिक अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती थी, गवर्नमेंट ने ओपन रखा था कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, तो उसका नाम दिया गया पब्लिक यूटिलिटी लैंड। तो जो लैंड किसी ने लीज वगैरह पे नहीं लिया है तो उन सारे लैंड्स को नाम दे दिया गया पब्लिक यूटिलिटी लैंड। अब ये पब्लिक यूटिलिटी लैंड किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो अगर वो शमशान घाट हुआ है तो डेड बॉडीज को जलाने के लिए काम आ सकती है, या फिर ऐसे ही अगर कोई ओपन फील्ड है तो फिर वहाँ पे लोग उसमें यूज कर सकते हैं। एक गाँव के लोग जाते हैं बकरी गाय भैंस वगैरह को लेके वहाँ पे घास चराने, या फिर वहाँ पे मेला वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अपने गांव वगैरह में देखा है कि बारात वगैरह आती है तो बारात को रोकने के लिए वहाँ पे वो ओपन एरिया को यूज करते हैं, तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो आप जिस पर्पज़ के लिए यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो। पब्लिक अपने जैसे यूज करना चाहे उसको पब्लिक यूज कर सकती है, बट वही उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए होता है। और ये प्रायर परमिशन के रिगार्डिंग आप किससे परमिशन लोगे, तो आप प्रायर परमिशन किससे लोगे, तो ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो भी लैंड्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट के लैंड हैं, तो अगर विलेज एरिया में है तो ग्राम पंचायत के पास जाएगा, और अगर अर्बन एरिया के अंडर आता है तो म्यूनसिपैलिटी के पास आएगी। तो वहाँ से आप प्रायर परमिशन के बेसिस पे आप उस पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर सकते हो, तो उसे हम पब्लिक यूटिलिटी लैंड बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि हम बार बार ये यूपी जेडएलआर क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके अंडर में। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि इस एक्ट का पूरा रेफरेंस हमें मिलने वाला है रेवेन्यू कोड में। इस एक्ट से जो भी बॉडीज वगैरह हैं, जो सिस्टम इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो सिस्टम को अभी भी कंटिन्यू किया गया है। तो यहाँ से उसका रेफरेंस लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है।
तो जैसे जैसे हम रेवेन्यू कोड में आगे बढ़ते हुए चलेंगे वैसे वैसे हम इस एक्ट का रेफरेंस वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे उसका एक बेसिक आइडिया रहे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था, कैसे आगे बढ़ता गया, उस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बेसिक रेफरेंस लिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग इन सबको एक स्पेसिफिक नाम भी डिनोट किया गया है। तो जैसे जैसे हम इस एक्ट में आगे बढ़ेंगे उसको भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे की क्लासेज में। तो आई होप आपको इतना अब क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं रेवेन्यू कोड के प्रीएम्बल वगैरह को, और फिर उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि कौन से टर्म्स को क्या बोलते हैं, कैसे उनको डिफाइन किया गया है, कि कौन से बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इन सारी चीज़ों को इसके डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंडर हम लोग। और उसके साथ साथ हम लोग जो हमारा यूपी ज़मींदारी एक्ट था उसका भी रेफरेंस लेंगे, उसको जहाँ पे अगर ज़रूरत होगी उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इन दोनों एक्ट के बीच में डिफरेंस या फिर क्या चेंजेज हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, और उन क्वेश्चंस का आप आंसर कैसे कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।